एवरीवन, आज है 23 दिसंबर और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 23 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था भारत और ओमान के बीच में अभी हाल ही में सेपा अग्रीमेंट हुआ है, जो कि एक तरह का ट्रेड अग्रीमेंट है। फीफा मेल प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है ओस्मान डेम्बले को। वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर फीफा ने चुना है एटाना बोनमती को। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाया गया। मरियम वेबस्टर ने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है स्लॉग को। रिपब्लिक डे 2026 में भारत में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने जा रहे हैं उर्सुला वांडेर और एंटोनियो कोस्टा। अपने राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए यानी कि कुजीन के लिए यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में मान्यता पाने वाला पहला देश इटली है। फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता है पेरिस सेंट जर्मन ने। ब्लूमबर्ग 2025 के सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय परिवार है अंबानी परिवार। और 2025 में सबसे ज्यादा खोजा गया शब्द बना जेमिनी। किस शहर में भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल बना है? तो ये बना है गुवाहाटी, असम में। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने देख रखे प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल है, संसद में मनरेगा के स्थान पर पारित किया गया जो विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 है, इसके अनुसार वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाती है? तो अभी वीबी यानी कि विकसित भारत जी रामजी विधेयक ये चर्चे में था। इस विधेयक के तहत पूरे साल भर में 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी है जो कि दी गई है। वीबी जी रामजी का फुल फॉर्म यहां से मेंशन है। वीबी मतलब विकसित भारत, जी का मतलब गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, और यहां से जी राम के बाद आगे जी जो लिखा हुआ है ये ग्रामीणों से मतलब है। ग्रामीण परिवार के एक सदस्य को 125 दिन का रोजगार मिलेगा। तो अब ये विधेयक, ये जो बिल था अब कानून बन गया है और इसके तहत ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिन के रोजगार की वैधानिक गारंटी दी गई है। अब यहाँ से कुछ स्कीम्स, जो देखिए कुछ ऐसी स्कीम्स जो हमने पहले तो करंट अफेयर में पढ़ी थी, बाद में वो स्टैटिक का पार्ट बन गई, क्योंकि कुछ स्कीम्स 8-10 साल पहले ही लॉन्च की गई थी जो आज हम स्टैटिक जीके में पढ़ते हैं, उनका एक बार रिवीजन करेंगे। पहली स्कीम यदि हम देखें, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 15 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था। पर्पस की यदि बात की जाए तो 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली प्रोवाइड कराना इसका पर्पस था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी उत्तर प्रदेश के बलिया से, और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को या परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करने के पर्पस से शुरू किया गया। 2021 में इसका नया एडिशन आया उज्ज्वला 2.0। ये उत्तर प्रदेश से ही शुरू की गई, लेकिन महोबा से शुरू की गई थी। फिर इसमें आर्थिक रूप से कमजोर लोगों तक बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री, ये जो आयुष्मान भारत योजना भी आप इसे कह सकते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना, रांची झारखंड से 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई। 5 लाख रुपए तक का इसमें हेल्थ कवर दिया जाता है। भारत को डिजिटल तौर पर सशक्त बनाने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 1 जुलाई 2015 से की गई। मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई थी 25 सितंबर 2014 को। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 से। स्वच्छ भारत मिशन, ये गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर 2014 से शुरू किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 की है। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसने तो अभी 10 साल कंप्लीट किए हैं, 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च की गई थी। सवाल नंबर दूसरा है, भारत और किस देश के बीच में अभी हाल ही में एविया इंदिरा 2025 संयुक्त हवाई अभ्यास किया गया? तो देखिए, मैंने आपको बताया भी था, जहां कहीं भी इंदिरा टर्म आए, हालांकि इंद्रधनुष एक्सरसाइज है वो भारत की ब्रिटेन के साथ है, बाकी इंदिरा और एविया इंदिरा एक्सरसाइज दोनों ही आप रिलेट करेंगे रशिया के साथ। तो ये 15 से 22 दिसंबर तक भारत और रशिया के बीच में आयोजित किया गया है, जिसमें कि भारत की तरफ से सुखोई MKI तेजस विमानों ने पार्टिसिपेट किया। यदि बात की जाए एक्सरसाइज की, तो भारत यूएई के बीच में अभी हाल ही में डेजर्ट साइक्लोन 2 हुआ। सूर्य किरण नेपाल के साथ, ओसिनडेक्स ऑस्ट्रेलिया के साथ, विनबेक्स वियतनाम के साथ, कोंकण अजय वॉरियर ब्रिटेन के साथ, मित्र शक्ति और श्रीलंका के साथ, समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ, जुलाई स्टॉर्म रशिया ने होस्ट करी, बोंगो सागर संप्रति बांग्लादेश के साथ है, शक्ति वरुण गरुण फ्रांस के साथ, शिन्यू मैत्री धर्म गार्जियन वीर गार्जियन जिमैक्स जापान के साथ, युद्धाभ्यास टाइगर क्लॉ अमेरिका के साथ हुआ, इंदिरा एविया इंदिरा रशिया के साथ है, मालाबार क्वाड कंट्रीज के बीच में हुआ है, गुआम में खान क्वेस्ट मंगोलिया ने होस्ट किया, टेलिसमैन सेबर अभ्यास ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया, मतलब कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है, भारत ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था। उल्ची फ्रीडम सैन्य अभ्यास
भारत साउथ कोरिया के बीच, मैत्री भारत थाईलैंड के बीच, ब्राइट स्टार इजिप्ट ने होस्ट किया, जापाड रशिया ने होस्ट किया। सवाल तीसरा है, किस स्थान पर लोसार फेस्टिवल का आयोजन किया गया? लोसार फेस्टिवल जो रिसेंटली मनाया गया है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आंसर लद्दाख हो जाता है, लेकिन ये जो फेस्टिवल है मुख्य रूप से लद्दाख, सिक्किम, भूटान, नेपाल और अरुणाचल प्रदेश वाले तिब्बती क्षेत्र में मनाया जाता है तिब्बती नववर्ष के आगमन के मौके पर। तो लद्दाख में इसे नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, सिक्किम में फोडोंग और रूमठेक मठों में खास तौर पर यह मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में मोनपा जनजाति इसे सेलिब्रेट करती है, खास तौर पर तवांग क्षेत्र में यह फरवरी मार्च में मनाया जाएगा, और नेपाल में सोनम लोसार या तमु लोसार के रूप में यह मनाया जाता है गुरुंग समुदाय के द्वारा। फिलहाल हम लद्दाख का डिस्कशन कर रहे हैं। यदि बात की जाए फेस्टिवल्स की, तो मणिपुर के 4 फेस्टिवल्स यहां से मैंने ऐड किए हैं। कौन कौन से? संघाई फेस्टिवल, ये भी लास्ट मंथ मनाया गया, चेरोबा सिरुलिमस फेस्टिवल और योशांग फेस्टिवल, कचई लेमन और निगोल चकोबा, ये भी आप रिलेट कर सकते हैं। तो ये 6 करंट के फेस्टिवल्स हमने मणिपुर में देखे। खुबानी फेस्टिवल लद्दाख में, चेरी ब्लॉसम मेघालय में, हेरत जम्मू कश्मीर में, खजुराहो मध्य प्रदेश में, ओणम केरला में, पोंगल तमिलनाडु में, सोनपुर मेला और बिहार में एक और छठ फेस्टिवल मनाया जाता है, बीकानेर ऊंट महोत्सव राजस्थान में, हरेली छेरछेरा छत्तीसगढ़ में, नागा मिर्च फेस्टिवल नागालैंड में, सरहुल फेस्टिवल झारखंड में, समक्का सरक्का तेलंगाना में, बतकुम्मा भी तेलंगाना में, ये 2 बार मेंशन हो गया है, गीता फेस्टिवल हरियाणा में, बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना में, मुंडेरा डांस फेस्टिवल गुजरात में, पुष्कर मेला और जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान में, हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में और परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम देखें, भारत ने किस देश से चर्चे में रहे ब्लैक कैप्ड कपुचिन बंदरों का इंपोर्ट किया है, यानी कि आयात किया है? तो भारत ने इन बंदरों का आयात रिसेंटली किया है साउथ अफ्रीका से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हाल ही में चर्चे में रहा ये जो ब्लैक कैप्ड कपुचिन मंकी आप देख पा रहे हैं इमेज में, ये भारत ने साउथ अफ्रीका से मंगवाया है, जिन्हें बैंगलोर में स्थित जो बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क है ना, यहां पर लाया गया है ताकि प्राणी संग्रहालयों में आनुवांशिक विविधता को बढ़ावा दिया जा सके और संरक्षण के प्रयासों को भी मजबूती मिल सके। तो जिस कंट्री से मंगाया गया है वो साउथ अफ्रीका है। पर्पस क्या है? आनुवांशिक विविधता को बढ़ावा देना और इन्हें संरक्षण प्रदान करना। साउथ अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप के साउथ में लोकेशन देख सकते हैं। 3 कैपिटल है, केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लूमफोंटेन। करेंसी साउथ अफ्रीकन रैंड है। सिरिल रामाफोसा यहाँ के राष्ट्रपति हैं। इस साल G20 समिट है, ये जोहान्सनबर्ग साउथ अफ्रीका में आयोजित की गई, जिसमें कि शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नवंबर महीने के लिए मेल कैटेगरी में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं साउथ अफ्रीका के ही ऑफ स्पिनर साइमन हर्मर। सवाल नंबर 5वां है, किस देश ने कतर में आयोजित फीफा अरब 2025 खिताब अपने नाम किया है? देखिए, फीफा अरब कप का जो आयोजन है कतर में किया गया, जिसमें कि विजेता रहा है मोरक्को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उप विजेता इसमें जॉर्डन रहा है। और यदि बात की जाए फीफा की, फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन 1904 फॉर्मेशन ईयर, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, हेडक्वार्टर ज्ञानी इन्फेनेटो अध्यक्ष है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने तो हेडक्वार्टर ज्यूरिख बताया है, यहाँ पेरिस क्यों लिखा हुआ है? पेरिस में स्थापना की गई थी, तो ये मैं चेंज कर दूंगी, लेकिन हेडक्वार्टर आप ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में पढ़ेंगे। यहां से फीफा मेंस वर्ल्ड कप होने जा रहा है नेक्स्ट ईयर 2026 में, जिसे यूएसए, मैक्सिको और कनाडा मिलकर के होस्ट करेंगे। और यदि बात की जाए महिलाओं के फीफा वर्ल्ड कप की, तो ये होना है 2027 में, जिसे ब्राजील फर्स्ट टाइम होस्ट करने जा रहा है। यहां से स्पोर्ट्स वाली स्लाइड से यदि हम रिवीजन करें तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी झारखंड ने जीती पहली बार। अभी हाल ही में आर्याना सवालेंका लगातार दूसरी बार वुमेन टेनिस एसोसिएशन की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनी गई। ये फैक्ट अभी हम देख चुके। देखिए, फीमेल कैटेगरी में नवंबर महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ शेफाली वर्मा को चुना गया। सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी बेल्जियम ने जीती। डेविस कप इटली ने। मेंस एशिया हॉकी कप, आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप दोनों भारत ने जीता। यूएस ओपन में मेंस सिंगल का टाइटल कार्लोस अल्कराज ने, वुमेन सिंगल का आर्याना सबालेंका ने। सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप भारत ने। अर्जुन एरिगेसी ने यरूशलेम मास्टर्स का खिताब जीता है। जेनिक सिनर ने कार्लोस अल्कराज को हराकर के एटीपी फाइनल्स का खिताब जीता। सरयू वेलपुला भारत की 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। रोजर फेडरर इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए। मलेशिया में सुल्तान जोहर कप हॉकी प्रतियोगिता में भारत की जूनियर हॉकी टीम ने जीता सिल्वर मेडल। फिडे वर्ल्ड कप गोवा ने
होस्ट किया। डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर मेडल। वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लेजेंड्स का खिताब साउथ अफ्रीका ने जीता। फिडे महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो बनी है दिव्या देशमुख बनी है। अगला सवाल है, किस देश ने सीरिया में आईसिस आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हॉकआई की शुरुआत करी? तो रिसेंटली भारत के, माफ कीजिएगा, अमेरिका के द्वारा सीरिया में एक आतंकी संगठन है आईसिस, जिसकी फुल फॉर्म बनती है इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक, इसके खिलाफ ऑपरेशन हॉकआई की शुरुआत करी। और इस ऑपरेशन के तहत अमेरिकी सेना ने आईसिस के कई ठिकानों पर भी एयर स्ट्राइक करी है। कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस जो हाल फिलहाल में हमने पढ़े हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं। ऑपरेशन सदर्न स्पीयर की शुरुआत अमेरिका ने की थी नार्को आतंकवादियों के खिलाफ में। और ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन ये डीआरआई के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में चलाया गया। ऑपरेशन ब्रह्मा और करुणा दोनों म्यांमार में चलाए गए। केलर नादेर कहां पर? जम्मू कश्मीर में। ऑपरेशन शिवा अमरनाथ में। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की बॉर्डर पर। ऑपरेशन ओलिविया इंडियन कोस्ट गार्ड ने चलाया। वेब स्पाइडर यूक्रेन ने। ऑपरेशन सिक्योर इंटरपोल ने चलाया था। ये दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है इंटरपोल। ऑपरेशन राइजिंग लायन ये इजराइल में चलाया गया। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 ईरान ने चलाया। देखिए, राइजिंग लायन जो इजराइल है ना, इसने ईरान पर चलाया और ईरान ने ट्रू प्रॉमिस 3 इजराइल पर चलाया। ऑपरेशन सिंधु ये ईरान और इजराइल के युद्ध के कारण ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने चलाया था। मिडनाइट हैमर ईरान के खिलाफ चलाया अमेरिका ने। ऑपरेशन बसायर अल फतह ईरान ने चलाया है अमेरिका के खिलाफ, लेकिन ये कतर में चलाया। ऑपरेशन महादेव ये आतंकवाद विरोधी अभियान है। ऑपरेशन अलर्ट राजस्थान मेघालय की बॉर्डर पर। और ऑपरेशन फाल्कन ये गेंडों के अवैध शिकार को रोकने के लिए असम में चलाया गया था। सवाल नंबर 7वां है, माइकला बेंटहास ये ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड 36 मिशन पर अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की पहली व्हीलचेयर यूजर बनने जा रही हैं। किस देश से संबंधित है? तो ये बिलोंग करती हैं जर्मनी से, यूरोपियन कंट्री जर्मनी। नाम क्या है? माइकला बेंटहास। तो ब्लू ओरिजिन ये अमेजॉन की ही स्पेस कंपनी है। अमेजॉन के मालिक कौन है? जेफ बेजोस। तो इसका जो मिशन है न्यू शेफर्ड या NS-37 आप कह सकते हैं, इसके माध्यम से अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की पहली व्हीलचेयर यूजर बन गई हैं। अब देखिए, मिशन का नाम क्या है, किस कंपनी से रिलेटेड है, ये तो आपने देख लिया। आपको एक और फैक्ट याद आना चाहिए। अमेजॉन के ही इस ब्लू ओरिजिन के माध्यम से जो न्यू शेफर्ड 25 मिशन गया था, न्यू शेफर्ड 25 मिशन के माध्यम से एज ए टूरिस्ट अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले जो पहले भारतीय बने थे, ये गोपी चंद थोटाकुरा बने थे। यहां से हम डिस्कशन कर रहे हैं माइकला बेंटहास का, जो जर्मनी से बिलोंग करती हैं, वही जर्मनी जिन्होंने दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च करी थी। 8वें नंबर का सवाल है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने रेस्पॉन्ड बास्केट 2025 जारी किया? तो यह भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा जारी किया गया है, जिसके तहत पूरे देश भर के जो यूनिवर्सिटी हैं और जो शैक्षणिक संस्थान हैं, यहां से अनुसंधान प्रस्ताव आमंत्रित किए गए कि यदि आपको कोई इनोवेटिव आइडियाज आ रहा है या कोई आप रिसर्च वगैरह का काम कर सकते हैं, तो आप आमंत्रित हैं, अपने आइडियाज शेयर कीजिए। इस पहल का उद्देश्य है शैक्षणिक संस्थानों को या शैक्षणिक अनुसंधान को इसरो की वर्तमान और भविष्य की जो अंतरिक्ष मिशन आवश्यकताएं हैं इसके साथ कनेक्ट करना, ताकि उन्नत वैज्ञानिक शोध सीधे राष्ट्रीय अंतरिक्ष लक्ष्यों में योगदान दे सके। मतलब ये जो शैक्षणिक संस्थान है, जो यूनिवर्सिटीज हैं, यहां से यदि कोई इनोवेटिव आइडियाज मिल सकता है तो इसरो अपने में भविष्य के मिशन के लिए इस्तेमाल कर सकेगा। यदि बात की जाए इसरो की, तो फॉर्मेशन ईयर 1969, बैंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर वी नारायण अध्यक्ष हैं। करंट के फैक्ट यदि हम देखें तो भारत का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 इसने लास्ट मंथ ही लॉन्च किया। इसका पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन का नाम गगनयान 2027 में लॉन्च होना है। जनवरी के महीने में इसने अपना 100वां मिशन लॉन्च किया श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। 101वां मिशन ये फेल हुआ था। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी कि EOS-09 ये सैटेलाइट फेल हुआ था। स्पेडेक्स मिशन का सफल परीक्षण इसने किया है PSLV C60 के माध्यम से। इसका पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह लद्दाख में लॉन्च किया गया और इसने नासा के साथ एक संयुक्त प्रोजेक्ट पर काम किया है। नाम है निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर राडार फुल फॉर्म हो जाती है। अब देखिए, नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है जिसके साथ इसरो की डील में आपको बता चुकी। इसके अलावा नासा प्रेफायर मिशन पर काम कर रहा है पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए। जैक्सा जापानीज स्पेस एजेंसी जिसने दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिग्नोसेट प्रोब लॉन्च किया। रॉसकॉस्मोस रसिया की स्पेस एजेंसी है जो कि 2036 तक
शुक्र ग्रह पर एक मिशन भेजने जा रही है, वेनेरा डी मिशन ये हो जाएगा। 9वें नंबर का सवाल है, बॉन्डी बीच हमले के बाद किस देश ने गन बायो बैक स्कीम की घोषणा करी है? तो ये घोषणा अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की गई है और इसका उद्देश्य है अवैध और अतिरिक्त हथियारों को वापस लेना। इस क्वेश्चन को हम समझेंगे बिल्कुल डिटेल के साथ में। अभी ऑस्ट्रेलिया में हुआ क्या है, देखिए ऑस्ट्रेलिया अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि दुनिया के सबसे मशहूर जो बीच है ना, उनमें से एक है बॉन्डी बीच। बीच तो समझते होंगे, समुद्री किनारा। तो इस बीच पर अभी हाल ही में एक यहूदियों का त्योहार है हनुक्का, ये सेलिब्रेट किया जा रहा था और इस सेलिब्रेशन के दौरान एक हमला हुआ, गोलीबारी की गई जिसमें 16 लोगों की डेथ हुई है। और ये जो हमला है ना, ये यहूदी कम्युनिटी को निशाना बना करके किया गया है। भाई धर्म वाला मुद्दा सिर्फ भारत में ही नहीं है, अन्य कंट्रीज में भी देखने को समय समय पर मिला है। तो यहाँ जो यहूदी कम्युनिटी है इन्हें निशाना बनाया गया, 16 लोगों की डेथ हुई और जो फायरिंग की गई थी जिनके द्वारा ना, ये पिता और पुत्र की ही जोड़ी थी, है ना। तो एक तरह की कट्टर सोच यहाँ पर सामने आई और जो दोनों हमलावर थे यानी कि जो पिता पुत्र की जोड़ी थी, इनके पास 6 हथियार थे। जो 6 हथियार थे ये सभी लाइसेंस वाले थे, है ना। मतलब कि इसमें हथियारों में शॉट गन था, फिर एक बोल्ट एक्शन राइफल भी शामिल थी, जिसके कारण इन्होंने ये पूरे हमले को अंजाम दिया। आप लोगों को 1996 की एक और घटना याद होगी ऑस्ट्रेलिया की। देखिए 1996 का एक पोर्ट ऑर्थर हत्याकांड हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। तो उस 1996 के इस हत्याकांड के बाद अब ये जो सबसे बड़ा हत्याकांड या मास्टर शूटिंग सबसे बड़ी देखी जा रही है ऑस्ट्रेलिया की, जिसके कारण ये और भी ज्यादा चर्चे में आ गया था। फिलहाल यहां हम समझेंगे कि ये जो गन बाय बैक स्कीम है ये होती क्या है और अभी ये चर्चे में क्यों आया है। देखिए गन बाय बैक स्कीम में ये होता है कि जो सेमी ऑटोमेटिक हथियार है इस पर प्रतिबंध लग जाता है, दूसरा सेमी ऑटोमेटिक राइफल पर प्रतिबंध लग जाता है, सेमी ऑटोमेटिक शॉट गन पर इसमें प्रतिबंध लग जाता है और साथ ही इसके लिए सरकार ने लोगों से हथियार खरीद कर, यानी कि जिनके पास हथियार है उनसे हथियार खरीद करके नष्ट किए और उन नागरिकों को बाजार मूल्य के बराबर मुआवजा दे दिया। तो इससे जो जनता के पास हथियार थे ये अब सरकार के पास आ गए। तो अब जो गन बायो बैक स्कीम है ये घोषणा कर दी है ऑस्ट्रेलिया ने इस जो गोलीबारी हत्याकांड रही है बॉन्डी बीच पर। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा, करेंसी डॉलर, प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज है। ऑस्ट्रेलियाई टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर बनी। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया ऑस्ट्रेलिया ने। पैलेस्टाइन को ऑफिशियली तौर पर इसने मान्यता दी है। ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ताओं के द्वारा आईवीएफ का उपयोग करके पहला कंगारू भ्रूण को सफल बनाया गया। ऑस्टिन डेक्स अभ्यास और ऑस्ट्रा हिंद दोनों ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की एक्सरसाइज है। डेक्कन यूनिवर्सिटी, वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में कैंपस स्थापित किए, जबकि विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ये आ रही है गुड़गांव हरियाणा में नेक्स्ट ईयर 2026 से, ये भी ऑस्ट्रेलिया की है। मुनास यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने दुनिया की पहली बायोनिक आंख डेवलप करी। राइट टू डिस्कनेक्ट कानून जो चर्चे में था इसी कंट्री से आप रिलेट करेंगे। 10वें नंबर का सवाल है, राष्ट्रीय गणित दिवस यानी कि नेशनल मैथमेटिक्स डे ये मनाया कब जाता है? तो ये दिसंबर महीने की 22 तारीख को मनाया जाता है श्रीनिवास रामानुज की जयंती के मौके पर। वर्ष 2011 में भारत सरकार ने ऑफिशियली तौर पर यह दिन मनाए जाने की घोषणा करी थी। इस बार की थीम है मैथमेटिक्स, आर्ट एंड क्रिएटिविटी, मैथमेटिक्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड। दिसंबर महीने में सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड एड्स डे, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबिलिटी, इंटरनेशनल चीता डे और इंडियन नेवी डे। वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर है। 7 दिसंबर है सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 9 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर है। यूनिसेफ डे 11 दिसंबर। अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक कवरेज दिवस, स्वास्थ्य कवरेज दिवस 12 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। विजय दिवस 16 दिसंबर। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर। मैंने कल आपसे पूछा था मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने? आंसर था राजकुमार गोयल। आज का सवाल है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।